हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 100 जीके क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अभी जो बच्चे जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी या फिर बीपीएससी या यूपीएससी किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह 100 जो जीके क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत ही सुपर है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह मैंने जितना इसमें जीके लिया है आपकी उस तैयारी में 4 चांद लगाएगी। तो आप इस वीडियो को बिना मिस यूज किए ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी इसमें जीके प्रश्न हैं सभी को याद कर जाइए। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी। चलिए मैं अब आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ बिना समय गंवाए। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर टाइम निकाल कर देखिए। देखिए हमारा फर्स्ट जीके क्वेश्चन है। देखिए टॉप 100 जीके क्वेश्चन। देखिए पहला जीके क्वेश्चन जो है, प्रश्न नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए इसका आंसर, भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसको लिखी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। यहाँ पर देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, तो इसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्होंने लिखा सन 1882 ईस्वी में और इसे लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और इसे लिखा गया था 1882 ईस्वी में। किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देखिए आपका कितना सुटेबल आंसर हो गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो अगर एकदम एक लाइन में आप जवाब देना चाहते हैं तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और इसे लिखा कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और कब? तो 1882 ईस्वी में। इसमें मैंने सभी को रख दिया है ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ा हेल्प मिले। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी आप जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम जो कि 1950 ईस्वी से इस यूपीएससी एग्ज़ाम होना शुरू हुआ था। इसका 1950 ईस्वी से शुरू हुआ था यूपीएससी एग्ज़ाम होना। तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा रोज मिलियन बेथ्यू। रोज मिलियन बेथ्यू जो कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। रोज मिलियन बेथ्यू यह यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी 1950 के समय यह अध्यक्ष थी यूपीएससी की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? किन संविधान संशोधन द्वारा मत यानी वोट देने की आपका मिनिमम आयु 18 वर्ष की गई थी आपके संविधान में किस संशोधन के द्वारा? तो इसका आंसर होगा आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के समय यह हमारे जो वोट देने का अधिकार होता है तो उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी, यानी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। फिर देखिए नेक्स्ट है, टिटिका झील कहाँ पर स्थित है? टिटिका झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका क्या उत्तर होगा? पेरू और बोलीविया दोनों स्थानों पर यह टिटिका झील स्थित है। आपका ऑप्शन इसका आंसर होगा पेरू और बोलीविया। पेरू और बोलीविया में टिटिका झील स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जो हाई कोर्ट है आपका उच्चतम न्यायालय, उसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर होगा आपका मीरा साहिबा फातिमा बीबी। मीरा साहिबा फातिमा बीबी जो कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, मीरा साहिबा फातिमा बीबी। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके हर ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बीपीएससी एग्जाम के लिए तो और ही यह महत्वपूर्ण है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है वह किस नदी पर उसे स्थित किया गया है, तुलबुल परियोजना को? तो इसका आंसर होगा आपका झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना को स्थित किया गया है, झेलम नदी पर। ऑप्शन इसका आंसर होगा झेलम नदी। फिर नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? प्रथम भारतीय जो आपका डाक टिकट था तो उसे कब, किस सन में और कहाँ पर छापा गया था? तो इसका आंसर होगा आपका जुलाई 1854 कलकत्ता में, यानी प्रथम भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जुलाई में और कलकत्ता में छापा गया था सबसे पहले, जुलाई 1854 कलकत्ता में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? देखिए यह कितना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे एवं खारे जल में कन्वर्ट होती रहती है, वह चेंज होती रहती है मीठे और खारे जल में? कौन ऐसी झील है? तो इसका आंसर होगा आपका तिब्बत की उरोत्सु झील। तिब्बत में जो उरोत्सु झील है वह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे और खारे जल में चेंज होती रहती है। इसका एक प्राकृतिक इसमें गुण है। इसका आंसर क्या होगा? तिब्बत की उरोत्सु झील, तिब्बत की उरोत्सु झील। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? आपको याद होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को लिखा है, तो इसका क्या आंसर होगा? महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? भारत में जहां सबसे अधिक वर्षा होता है मानसी राज्य में, तो वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मेघालय। वह मेघालय में स्थित है। मानसीराम कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, मेघालय। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? हमारा जो संविधान सभा है वह राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन जब उस पर बनाया गया था तो उसे कब मान्यता प्राप्त मिला था उसको? तो इसका आंसर होगा आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी में आपका जो राष्ट्रीय ध्वज पर डिजाइन है उसे मान्यता प्राप्त हुआ था। यानी हमारे संविधान सभा के जितने भी लीडर थे उसको स्वीकृति प्रदान किए थे। कब? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है तो वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर होगा गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान से प्रसिद्ध कोहिनूरा हीरा प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा की खान से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? किस क्षेत्र को, कौन ऐसा एरिया है जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। कहा जाता है किसको? तो पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से मतलब उपनाम मिला है तो उन्हें किन्हें जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खान को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, यह न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क। फिर अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र।
फिर अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? कौन ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। याद रहे कि आपको जापान में ही सबसे पहले पर एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। जापान के दो हिस्सों पर गिराया गया था, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर 6-9 अगस्त को गिराया गया था 1945 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था जब देश को आज़ाद करनी थी तब। तो वो किस सन में किए थे वो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 1942। सभी प्रश्न को अच्छे से याद कीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? भारत में सफेद क्रांति किससे रिलेटेड है? तो वह दूध से रिलेटेड है। तो इसके जनक कौन है, यानी पिता इसके फादर कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि सफेद क्रांति जो कि दूध से रिलेटेड है उसके जनक फादर या पिता है। और हरित क्रांति के पिता कौन है भारत में? तो डॉक्टर एस.आर. स्वामीनाथ। डॉक्टर एस.आर. स्वामीनाथ हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का आपका सदस्य बनने के लिए आपका मिनिमम आयु पूछा जा रहा है, मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका 25 वर्ष। आपका मिनिमम आयु 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा गंगा में जो उपस्थित होता है डल्फिन, वही गंगा डल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डल्फिन। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो कि सबसे पहले क्रिकेट के क्षेत्र में कप जीता था, विश्व क्रिकेट कप जीता था, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 356 के आधार पर वो लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, वो आपका बेस माना गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये माना गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार, अनुच्छेद 21। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को पहुंचाया गया था जिस अंतरिक्ष यान से, उसका नाम पूछा जा रहा है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 11, अपोलो 11 नाम था, अपोलो 11। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा DC। DC यानी वाशिंगटन, वाशिंगटन जो कि अमेरिका में है, DC वाशिंगटन में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थित है, DC यानी वाशिंगटन में, अमेरिका में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रेबीज वाशिंगटन के टीके की खोज किसने की? रेबीज वाशिंगटन के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका आंसर होगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने रेबीज वाशिंगटन के टीके की खोज की थी, लुईस पास्चर ने। फिर अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील, तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, दोनों जगह पर सुपीरियर झील स्थित है, अमेरिका और कनाडा में, अमेरिका और कनाडा। फिर अगला प्रश्न है,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? जो स्वाइन फ्लू है वह किस वायरस के कारण फैलता है? तो इसका आंसर होगा H1N1 के कारण यह स्वाइन फ्लू फैलता है। H1 और N1 यह वायरस है, इसके कारण स्वाइन फ्लू फैलता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थित है। फिर देखिए अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत और पाकिस्तान को जो रेखा अलग करती है उस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। यानी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा 14 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में किया था। 14 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था और वह किस स्थान पर किया था? तो पोखरण राजस्थान में किया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा तिब्बत का पठार यानी पामीर पठार, जिसे पामीर पठार होगा देखिए तिब्बत का पठार होगा। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है पामीर पठार को। फिर देखिए अगला प्रश्न, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारत की महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि ओलंपिक में सबसे पहले भारतीय महिला थी जिन्होंने पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की सबसे आपका कम से कम उम्र मतलब कितना हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद पर अगर निर्वाचित होना है तो आपका कम से कम आयु आपका 35 वर्ष होना अनिवार्य है, 35 वर्ष। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा जिसे कि हम खाने वाले सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, इसका अनुसूत्र। तो इसका आंसर क्या होगा आपका NaHCO3, NaHCO3। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? NaHCO3। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक महासागर को। फिर अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, अफ्रीका में सवाना घास का मैदान स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, यह नया नाम है ना, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। फिर अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, ऊँट को कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। याद रहे कि जो ऊँट होता है वह 6 माह तक भी पानी नहीं पी सकता है। फिर अगला प्रश्न है, यानी वह 6 माह तक बिना पानी पिए रह सकता है।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो इसके आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पूछा जा रहा है, विश्व का। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट प्यूरी, जो कि संयुक्त अमेरिका के थे। रॉबर्ट प्यूरी, उन्होंने सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे, यानी गए थे। रॉबर्ट प्यूरी जो कि अमेरिका के हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो 11 जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, उनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? कागज का आविष्कार यानी सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो याद रहे कि चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। सबसे पहले कितना? तो 105 ईस्वी में, 105 ईस्वी में सबसे पहले चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। टॉस फ्लाई लुन नामक वैज्ञानिक ने 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार किया था, टॉस फ्लाई लुन। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक, तो इसका तो आंसर आपको सभी को मालूम होना चाहिए, महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है, महर्षि पाणिनि को। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा जनरल के.एम. करिअप्पा। जनरल के.एम. करिअप्पा थे भारतीय थल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष। फिर अगला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, उसमें मतलब कौन कौन जाते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये मतलब तीनों जाते हैं, एक राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, फिर लोकसभा के सदस्य जाते हैं, और राज्यों के जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं वे जाते हैं। किसके लिए? तो राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है तब। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर में जो किला है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा सूरज सेन ने। सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था, सूरज सेन ने। फिर देखिए अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल जो होता है उसका आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा B.A. शिवा अय्यदुरई। B.A. शिवा अय्यदुरई जो कि एक भारतीय अमेरिकी है, B.A. शिवा अय्यदुरई। फिर अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। फिर अगला प्रश्न है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अंध महाद्वीप वो किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप को हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर जो होता है उसके हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी वर्ड होते हैं जिसका कि हम रोज़ यूज करते हैं, फिर भी हम उसका हिंदी नहीं जान पाते हैं। कितने लोगों को नहीं मालूम होगा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है,
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एडिस पर्वतमाला। एडिस पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? कौन सी जल संधि है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से उसे अलग करती है। फिर देखिए अगला प्रश्न, रूस की संसद का क्या नाम है? जो रूस की पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? रूस की पार्लियामेंट का नाम, तो इसका आंसर होगा ड्यूमा। ड्यूमा, रूस की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है। फिर अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 में हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, भारत की प्रस्तावना भारत की जो प्रस्तावना है वह भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी हमारे जो भारत की प्रस्तावना में जो भाषा का यूज़ किया गया है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वह ऑस्ट्रेलिया देश की भाषा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है, फीमर। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा चंपारण में, यानी जो बिहार के अंतर्गत है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था, जो कि जो अंग्रेज लोग थे जो कि किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, तो उस समय उन्होंने किया था चंपारण में। फिर अगला प्रश्न है, राजत रंगिनी के रचयिता कौन है? राजत रंगिनी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा कलहन। कलहन जो कि राजत रंगिनी के रचयिता है, यानी लेखक है कलहन। फिर अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील, देखिए लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये भी आप लोगों को इसका आंसर याद होगा, किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। फिर देखिए अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भारत और श्रीलंका के जो बीच खाड़ी है तो उस खाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, मन्नार की खाड़ी। फिर अगला प्रश्न है, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान स्थित है, अर्जेंटीना। फिर अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबल ने, अल्फ्रेड नोबल। फिर अगला प्रश्न है, लिपुर लेख दारा कहाँ स्थित है? लिपुर लेख दारा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में, लिपुर लेख दारा स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। फिर अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती महाजनपद की राजधानी पहले कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा उज्जैन या महिष्मती, उज्जैन या महिष्मती में थी अवंती महाजनपद की राजधानी, अवंती महाजनपद। महाजनपद कितने होते हैं? 16 होते हैं महाजनपद, 16। फिर अगला प्रश्न है, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा जॉन शेफर्ड बेरन, जॉन शेफर्ड बेरन जो कि एटीएम का आविष्कार किए थे। फिर अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऋषभदेव, ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। फिर अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा, तो इसका आंसर होगा मणिपुर, मणिपुर का यह लोक नृत्य है।
फिर अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसके आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, दयानंद सरस्वती ने। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली हाउस, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अनाईमुडी चोटी, अनाईमुडी चोटी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था, जिसका स्वागत भारतीय जनता ने काला झंडा दिखाकर किया था, यानी उन्होंने उसका अवहेलना किया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था, मतलब साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला थी। फिर अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो इस किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को? तो इसका आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। फिर अगला प्रश्न है, नाथुला दारा कहाँ स्थित है? नाथुला दारा कहाँ स्थित है? नाथुला दारा, तो इसका आंसर होगा सिक्किम में स्थित है नाथुला दारा। फिर अगला प्रश्न है, 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किन के मध्य हुई थी? जो संधि हुई थी 1782 ईस्वी में सालबाई के साथ, वह किन के साथ हुआ था संधि हुआ? तो इसका आंसर होगा महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? जो मलेरिया की दवा हम प्राप्त करते हैं कुनैन, तो वह किस पौधे से प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा सिनकोना, सिनकोना पौधे से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। फिर अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी हो जाने के कारण होता है? तो इसके आंसर होगा विटामिन ए की अनुपस्थिति के कारण होता है, यानी विटामिन ए की कमी के कारण। फिर अगला प्रश्न है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसके आंसर होगा उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1954 ईस्वी में नई दिल्ली की स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर, तो इसका आंसर होगा गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है? तो इसका आंसर होगा सरयू नदी के किनारे, सरयुग नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। जॉर्ज लेमेंत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर अगला प्रश्न है, आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? आइसोहेलाइन यह किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा समान लवणता से, यानी अगर दो विलयन लेंगे और दोनों में समान लवणता होगा तो उसे हम आइसोहेलाइट बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? मतलब शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। फिर अगला प्रश्न है,
बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को, यानी उस दोनों को अगर धारा को मिला दिया जाए तो उस धारा को हम क्या कहते हैं? तो इस धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तो बांग्लादेश में माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से यह संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरुआत हुआ था राजस्थान से शुरू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था यह द्विस्तरीय होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम है डाइट। ऊपर था रूस की संसद जिसका नाम था ड्यूमा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आइसोबार किससे संबंधित है? आइसोबार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है आइसोबार। फिर अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हॉकी का जादूगर, तो इसके आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसके आंसर होगा महर्षि कपिल। महर्षि कपिल जो कि सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। फिर अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। फिर अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका तो आंसर होगा पंजाब, जो कि बहुत इजी है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन थी? भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा होगा, आलम आरा। फिर अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? रिएक्टर पैमाने का उपयोग तो इसके भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत जो है वह किस राज्य में स्थित है भारत के? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में स्थित है, वह सिक्किम में। फिर अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले थे भारत सेवक समाज के संस्थापक। फिर अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा बुद्ध, धम्म और संघ। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ को। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। फिर अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? तो इसका आंसर होगा 40 डिग्री, जो कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में इक्वल होता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो बहुत ईजी है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी जो मनुष्य में होता है आरबीसी, तो उसका जीवन काल टाइम पीरियड कितना होता है? तो इसके आंसर का 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद वह मर जाता है और फिर से हमारे बॉडी में दूसरा आरबीसी बनता है। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। फिर अगला प्रश्न है, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है? दूरी को मापने के लिए, डिस्टेंस को मापने के लिए सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर होगा पारसेक, जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे।
फिर अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जो अजंता की गुफाएं है वो किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में वह स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। फिर अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वह सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर। फिर अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। जो हीराकुंड बांध है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध है। फिर अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत जब हमारा स्वतंत्र हुआ तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे। फिर अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का, तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि टेलीफोन के आविष्कारक हैं। फिर अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था। चौरी चौरा कांड, तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कस्बा यानी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी कस्बा यानी नगर में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1921 में हुआ था और मालाबार केरल में हुआ था, यानी केरल के मालाबार राज्य में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की। स्वराज दल की स्थापना, तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, किनके बीच हुआ था, तो इसका आंसर होगा दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। फिर अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। फिर अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। दांडी यात्रा जो कि नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो कब, तो इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक के बनाने के लिए दांडी यात्रा शुरू किया था। फिर अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता, तो इसका आंसर होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से किसने सबसे पहले कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने। फिर अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ तो किस योजना के तहत हुआ था, तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर होगा यकृत, और सबसे छोटी तो पिप्स ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इसका आंसर होगा कल्पना चावला, जिनकी कि सेकेंड बार जब गई थी तो उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगला प्रश्न है आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है। आईने अकबरी किताब के लेखक तो अबुल फजल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, हर एग्जाम में यह पूछता है यह क्वेश्चन, आईने अकबरी किताब के लेखक कौन है। फिर अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जितने भी राज्य है उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो राजस्थान है, इसका आंसर होगा राजस्थान। फिर अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बहुत ईजी है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जितने भी खट्टे फल होते हैं। फिर अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे पुरानी तो अरावली पर्वत श्रृंखला है सबसे पुरानी। फिर अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान तो अरस्तु को बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक। अगला प्रश्न है आगरा का किला किसने बनवाया था। आगरा में जो किला है उसे किसने बनाया था, तो वो अकबर ने बनवाया था, अकबर ने। फिर अगला प्रश्न है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के, तो मेजर ध्यानचंद को, जिसे कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस यानी इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून। फिर अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह। फिर अगला प्रश्न है
राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? जो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, किसके एडवाइस देने पर लोकसभा को उसकी मतलब टाइम से पहले ही उसके समाप्त करके भंग कर सकता है? तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। फिर अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है उसे किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने यात्रा किया था। फिर अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग तो होता है। फिर अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तो तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। फिर अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल तो नागालैंड में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है, यानी कितने बार धड़कता है हृदय? तो 72 बार होगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। फिर अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ को विश्व में या कक्ष भी बोला जाता है। तो 4 होते हैं, जिसमें से 2 बायां और दायां अलिंद और 2 बायां और दायां निलय होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह बढ़ जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक तो इसका आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा जो कि रुधिर बैंक का काम करता है। फिर अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक तो इसका आंसर होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप तो वो तो हीरा है, हीरा होगा। फिर अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग होता है वह किसके कारण? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। फिर अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर होगा यह RBC का महत्वपूर्ण घटक है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है। फिर अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को चुना जाता है? तो 12 सदस्य को चुना जाता है, यानी मनोनीत किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक तो इसका आंसर होगा वॉनफर्ड है, वॉनफर्ड जो कि हर्षचरित के लेखक हैं। फिर अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल राज्य की भाषा है, केरल राज्य की भाषा मलयालम है। भारत में फिर अगला देखिए, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना तो 1872 में हुआ था, जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत में पहली जनगणना हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा मुंबई में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जो जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में यह स्थित है। फिर देखिए अगला प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? CO कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन 12 में पाया जाता है कोबाल्ट। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर अगला देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके नाम होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो कि हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इस राष्ट्रीय गाने की अवधि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो इसका तो बहुत इजी क्वेश्चन 52 सेकेंड होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है वह किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा चोल शासक के प्रथम राजराज चोल ने। चोल शासक के प्रथम जो राजराज चोल थे उन्होंने बनाया था। तो फ्रेंड्स, अब आपका यह टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन हो गया। अगर आप ये पूरे याद कर लेते हैं तो इसमें से तो आपका डेफिनेटली आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम आप दे रहे हैं किसी भी लेवल का, इसमें से ज़रूर पूछेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट एक करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी प्रकार के प्रश्न को बताया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।